Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. This first article is somehow related and important for our prelims examination और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें साइक्लोन्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए न्यूज़ में क्या बात की जा रही है, एक लो प्रेशर, कीवर्ड्स को ध्यान से समझते चलिएगा, एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया होने की वजह से आप समझिए आईएमडी ने डिक्लेयर किया है कि विद इन फ्यू डेज यहाँ पर एक साइक्लोन आ जाएगा। इस साइक्लोन को जो यहाँ पर नाम दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है साइक्लोन मोचा। दो ये नाम अभी यहाँ क्लासिफाई नहीं है, ग्रेजुअली इसको यहाँ पर क्लासिफाई कर भी दिया जाएगा। अब इसका जो रेंज है वो माना जा रहा है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स से होता हुआ बांग्लादेश म्यांमार से बढ़ता हुआ आपके पूरे बे ऑफ बंगाल को यहाँ पर ये कवर करने वाला है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले ये समझ लीजिए कि ये साइक्लोन्स के जो नेम्स हैं ये कैसे रखे जाते हैं, फिर हम समझेंगे ये लो प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए इन ईयर 2000 व्हाट हैपेंड, एक ग्रुप है नेशंस का जिसे हम WMO, ठीक है, WMO या फिर हम इसको ही ESCAP भी बोल सकते हैं, विच मीन्स वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और एल्स यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जो कंप्राइज करता है कितने नेशंस को, ध्यान से समझिए। इसमें आपको देखने मिल जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, इसमें आपको देखने मिल जाएगा इंडिया, आप मालदीव्स देखेंगे इसके अंदर, देन म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड दी थाईलैंड। तो ये सारी कंट्रीज़ मिलकर यहाँ पर इस रीजन में आने वाले जितनी भी साइक्लोन्स हैं उसका नाम यहाँ पर रखने लगी हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली ये जो कंट्रीज़ होती हैं इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम पहले से ही यहाँ पर रख दिए जाते हैं। जैसे ही एक साइक्लोन आता है, एक नेम जो इन कंट्रीज़ ने यहाँ पर दी है, लगभग उनमें से एक किसी नेम को यहाँ पर निकाला जाता है और उसका नाम यहाँ पर रख दिया जाता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये इंपॉर्टेंट क्यों, हम नाम रख ही क्यों रहे हैं साइक्लोन्स के। तो आप देखिए हर साइक्लोन इंडिविजुअल होता है, अलग होता है, हर तरीके की कंडीशन अलग हो सकती है। तो एक वार्निंग क्लियर करने के लिए, एक आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए इंडिविजुअल साइक्लोन्स की इनके नाम यहाँ पर रखे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो नाम होते हैं आप देखिए याद रखेंगे, ये नाम कहीं से भी कहीं तक पॉलिटिकल नहीं हो सकते, किसी पॉलिटिकल फिगर के नहीं हो सकते, रिलीजियस बिलीफ को हर्ट नहीं करेंगे, कल्चर या जेंडर एथनिसिटी को यहाँ पर किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो इम्पैक्ट नहीं किया जाएगा। ओके, अब देखिए एक और कई बार सवाल आ जाता है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं ईस्टर्न एरिया का और वेस्टर्न एरियाज़ का, तो यू विल नोटिस कि जो मैक्सिमम आपको साइक्लोन्स आते हुए या फॉर्म होते या डिवास्टेटिंग साइक्लोन्स जो आपको फॉर्म होते हुए दिखेंगे वो आपको ईस्टर्न कोस्टल रेंज में दिखाई देंगे। तो ऐसा कंडीशन क्यों हो जाता है, देखिए उसके लिए हम कुछ कंडीशंस को समझ सकते हैं। पहली बात तो जब हम बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो वो अरेबियन सी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इस्टाब्लिश्ड है। ठीक है, वहीं अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो देखिए ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा वेस्टर्न कोस्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हिल्स नहीं हैं, जिसकी वजह से जो साइक्लोन्स जब यहाँ पर फॉर्म होते तो उनको कोई रुकावट नहीं मिलती और इसी वजह से इनको आसान से कोस्ट का एक बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है और ये डिवास्टेटिंग हो जाते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो इट इज़ दी सैलिनिटी। देखिए बे ऑफ बंगाल में आपको पता है जो मैक्सिमम नदियाँ हैं वो यहाँ पर आके गिर जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर नदियों का इस ओशन को मिलता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे सैलिनिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और आपको पता है सैलिनिटी कम होने की वजह से जो सरफेस वाटर है वो बहुत ईजीली अपलिफ्ट कर जाता है। एक और इसका ये रीज़न हमें देखने के लिए मिल सकता है। ओके, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। बात की जा रही है अगेन कूनो नेशनल पार्क के बारे में और चीतास के री इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पे देखिए आपको पता है रिसेंटली कूनो नेशनल पार्क में चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पर अभी फिर से आप देखेंगे 5 और चीतास को यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। ठीक है, जिसमें से आप देखेंगे 3 फीमेल्स और 2 मेल्स हैं और इनको लेकर यहाँ पर फाइनली मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लेकर आया जाएगा।
चलिए थोड़ा सा चीता के बारे में समझ लेते हैं। हालांकि हम पहले भी कई बार चीता के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट देखिए जितनी बार रिपीट होता रहेगा उतनी ही बार आपको ये याद रहेगा। चलिए अगर हम चीतास की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इनका साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, विच इज़ दी एसिनोसिक्स जुबास्टस वेनाटिकस। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो ये जो वर्ड है आप देखेंगे, ये जो चीता है इसका जो ओरिजिनेशन है वो संस्कृत से हुआ है, जिसका मतलब होता है स्पॉटेड वन, जिसके ऊपर ये आपको छोटे 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 ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। चीता फास्टेस्ट लैंड एनिमल है वर्ल्ड में। ये अगर हम इसकी हिस्टोरिकल रेंजेस की बात करें तो मेजॉरिटली ये सब सहारन अफ्रीका और ईस्टर्न इंडिया के आसपास पाया जाता था। ये आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज़ दी ओनली लार्ज कार्निवोर दैट वेंट एक्सटेंट इन इंडिया। क्यों? ओवर हंटिंग की वजह से, क्योंकि 1871 का टाइम पीरियड वो है, आप देखेंगे ऑलरेडी इनके शिकार किए जाते थे राजा रजवाड़े महाराजा वाली समय पे, लेकिन 1871 में ब्रिटिशर्स ने इस सिचुएशन को और वर्स कर दिया, जहाँ पर इन्होंने एनिमल इसकी किलिंग के लिए बाउंटी देना शुरू कर दिया। ओके, लास्ट चीता इंडिया में जो था वो कोरिया, जो प्रेजेंट डे में छत्तीसगढ़ में आता है, 1947 में वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था, और उसी के बाद 1952 में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। और इसी का रिजल्ट है कि देखिए इन्हीं चीतास को री इंट्रोड्यूस किया गया, और री इंट्रोड्यूस करने के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें की गई हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? एक जो इकोसिस्टम है आपका, जो ख़त्म हो रहा था, जो इकोसिस्टम के लिए एनिमल इम्पॉर्टेंट है, उसको यहाँ पर लाना। हालांकि ये किसी भी तरीके का कोई डेंजर नहीं दे रहे हैं ह्यूमंस के लिए या किसी लाइव स्टॉक्स के लिए, तो उस वजह से भी आप देखिए एक पूरी की पूरी इकोसिस्टम को रीस्टैब्लिश करने के लिए इनको इनिशियली नामीबिया से यहाँ पर रीलोकेट कराया गया था। ओके, चलिए कूनू नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सिंस वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग अबाउट इट। कूनू नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश की श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये दिखाई देगा। सेंट्रल इंडिया में कहाँ पर? विंध्यन हिल्स के पास, जो एक बहुत अच्छी लोकेशन प्रोवाइड करता है चीतास के लिए। लगभग 748 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूरा नेशनल पार्क। इनिशियली इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड 2018 इज़ दी टाइम जब गवर्नमेंट ने इसका स्टेटस चेंज कर दिया था और इसे बना दिया था नेशनल पार्क। इसको बेसिकली कूनो रिवर के नाम पर रखा गया है, जो कि चंबल नदी की एक सहायक नदी है, याद रखिएगा। कूनो चंबल की एक सहायक नदी है, और जो इसको इसी नेशनल पार्क को यहाँ पर कट करती है, और उसी की वजह से इसका नाम रख दिया गया है कूनो नेशनल पार्क। ओके, चलिए तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मूविंग नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द फूड रेगुलेशंस इन इंडिया। देखिए बहुत सारे ऐसे फूड एड्स होते हैं जो लोगों को मिसलीड करते हैं, तो बात यहाँ पर की जा रही है क्या ऐसा कोई लॉ है, ऐसा कोई रेगुलेशन है हमारे यहाँ जो इस तरीके की जो फूड के जो एड है जो मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, उसको कर्टेल कर रहे हैं। देखिए अगर आप इस फूड के रिलेशन में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो अथॉरिटी हमारे दिमाग में आती है विच इज़ दी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। इन्होंने 32 फ्रेश केसेस यहाँ पर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के ऊपर रजिस्टर किए हैं जो कि मिसलीड कर रहे थे, जो क्लेम कर रहे थे अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू गलत तरीके से। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या हमारे पास कोई रेगुलेशन है? येस, तो देयर आर वेरियस रेगुलेशन इस तरीके की जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हैं, जो क्लेम्स कंपनी करती हैं, उनको कवर करने के लिए। जैसे FSSAI ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एडवर्टीजमेंट एंड क्लेम्स रेगुलेशन 2018 लगाया हुआ है, जिसके हिसाब से जो स्पेसिफिकली फूड और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो एडवर्टीजमेंट होता है उसको रिलेटेड रेगुलेशन ये प्रोवाइड करता है। वहीं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है जो इस तरीके की मिसलीडिंग एक्ट्स के लिए अगर कोई कंज्यूमर परेशान होता है तो एक कवरेज प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट्स की सर्विसेज दिलाना, प्रोग्राम्स और एडवर्टीजमेंट्स को डिस्क्राइब करना। साथ ही टेलीविज़न नेटवर्क रूल 1994 यहाँ पर आया है जो कि स्टिपुलेट करता है एडवर्टीजमेंट को कि वो इम्प्लाई नहीं करेंगे दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैव सम स्पेशल और मिरेकुलस सप्लीमेंट, जो कि क्या करेगा, जो कि एक्चुअली उसमें नहीं है,
या फिर उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है और उसको एक्चुअली बाद में प्रूफ करना भी इम्पॉसिबल हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को कर्टेल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। अब सवाल ये भी आता है हमारे पास कि क्या कब ऐसी कंडीशन होगी जब प्रोडक्ट को रेफ़र किया जा सकता है नेचुरल और फ्रेश। देखिए कोई भी एक जो फूड प्रोडक्ट है उसे रेफ़र किया जा सकता है नेचुरल अगर वो सिंगल फूड डिराइव्ड किया गया है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड नेचुरल सोर्सेज और उसमें कुछ भी एडिशनल यहाँ पर नहीं मिलाया गया है, सिर्फ यहाँ पर प्रोसेस किया गया है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उसे। इनफैक्ट जो उसकी पैकिंग है वो भी इस तरीके की होनी चाहिए जिसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जाए। ओके, अब वहीं अगर हम फ्रेश फूड की बात करें तो किसी भी फूड को फ्रेश यहाँ पर बोला जाएगा अगर उनको इमीडिएटली यहाँ पर निकाला गया है, वॉश किया गया है, पील किया गया है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में चिल किया गया है, ट्रिम किया गया है, कट किया गया है, ऐसी कंडीशन में हम उन्हें क्या बोल सकते हैं, या रेडिएशन किया गया है बाय आयोनाइजिंग द रेडिएशन नॉट एक्सीडिंग 1 kgY। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इन्हें फ्रेश की कैटेगरी में रखा जा सकता है। अब प्योर एंड ओरिजिनल का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए प्योर इज टू बी यूज फॉर सिंगल इंग्रेडिएंट फूड टू विच नथिंग हैज़ बीन एडेड एंड विच आर डिवॉइड ऑफ ऑल अवॉइडेबल कंजम्पशन। वहीं अगर हम बात करें ओरिजिनल की तो ये यूज़ किया जाता है ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि मेड किए गए हैं एक ऐसे फॉर्मुलेशन से जो कि ट्रेसेबल है, जिसका ओरिजिनेशन पता लगाया जा सकता है, जो कि ऐसा ओरिजिन जो कि चेंज नहीं हुआ है, ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, वहाँ पे किसी भी तरीके का रिप्लेसमेंट हमें देखने नहीं मिलेगा, जो मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। तभी भी कोई जो कंपनी अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रही है तो वो बोल सकती है उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ओके, सो अब एक और सवाल आता है जो आप बहुत सारे एड्स देखते हैं अलग अलग ब्रांड्स के। आई एम नॉट गोना टेक एनी नेम हेयर, बट किसी एड में बोल दिया जाता है आप इसको खाएंगे तो आपका दिमाग जल्दी से ग्रो करेगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्या ऐसे न्यूट्रिशनल क्लेम किए जा सकते हैं? देखिए न्यूट्रिशनल क्लेम की जब हम बात करते हैं दे आइदर बी अबाउट द स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और कंपैरिजन विद सम अदर फूड स्टफ। ठीक है, तो यहाँ पर सेम न्यूट्रिएंट जैसा फूड, या फिर हम बात करें जो जैसे न्यूट्रिएंट्स हमें फूड में देखने के लिए मिलते हैं या जो लेबल किए जाते हैं वो इक्वलेंट न्यूट्रिशनल लेवल वैल्यू को आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन आप नहीं देखेंगे जहाँ पे क्लेम किया जाए, बट बहुत सारे ऐसे क्लेम्स हैं और ऐसे डेटा हैं हमने देखे हैं। अगर आप बात करेंगे कि तो विटामिन डी इज़ माई प्रोडक्ट, there is vitamin D in my product, we need evidence to substantiate that there indeed is vitamin D in your product or not. So there are certain things, अगर कोई इसको क्लेम कर रहा है तो वो न्यूट्रिशनल क्लेम को आपको वेरीफाई करना भी ज़रूरी है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके के आर्टिकल, क्यों? क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कि हाउ FSSAI इज़ वर्किंग टुवर्ड्स दी फॉर द फूड क्वालिटी। ओके, चलिए FSSAI की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए FSSAI एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हम ये सिचुएटेड है दिल्ली में। ठीक है, सो FSSAI क्या अकेले पूरी चीज़ें संभाल रही है? नहीं, इसके अंदर बहुत सारी डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इसको कंसोलिडेट करके ही फाइनली उन्हें FSSAI के अंदर लेकर आया गया था। ओके, अब फंक्शन क्या है FSSAI की अगर हम बात करें तो देखिए रेगुलेशन बनाना, उन्हें ले डाउन करना, गाइडलाइंस बनाना फूड सेफ्टी के लिए, फूड सेफ्टी की गारंटी देना, जो फूड बिजनेसेस चला रहे हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना, सर्टिफिकेशन देना, प्रोसीजर और गाइडलाइंस बताना कि भाई जिन लैब्स में इन फूड्स को प्रिपेयर किया जा रहा है वहाँ की कंडीशन होगी क्या होगी। इनफैक्ट दे वर्क एज अ सजेस्टरी बॉडी, ये सजेशन देते हैं गवर्नमेंट को कि पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए। डेटा को कलेक्ट करना, अगर कहीं पर कंटामिनेटेड फूड है, कोई प्रोडक्ट है या किसी भी तरीके की रिस्क लिए जा रहे हैं जो लोगों की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, एक इंफॉर्मेशन का नेटवर्क क्रिएट करना अक्रॉस द कंट्री
कंट्री अबाउट द फूड सेफ्टी, लोगों के अंदर एक जनरल अवेयरनेस प्रमोट करना अबाउट दिस फूड सिक्योरिटी। तो ये सारे के सारे काम हमें देखने मिलते हैं FSSAI के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। GS पेपर 1 के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए रिसेंटली हो क्या रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है 2 दिन का ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में। ठीक है, कब किया है, कब करने वाली हैं आप देखिए। आप वो ये किया था अप्रैल 20 से 21 के बीच में, जिसको ऑर्गेनाइज किया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेडरेशन। अब इस समिट की अगर हम बात करें तो इसने बहुत सारे ग्लोबल बुद्धिस्ट कम्युनिटी, चाहे हम दलाई लामास की बात करें या हम हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करें, इन सबको यहाँ पर लेकर आया। और कहीं ना कहीं जो बुद्धा की जो टीचिंग है, जो आज के वर्ल्ड में अगर हम बात करें जो मध्यम मार्ग की जो टीचिंग है, उनको यहाँ पे प्रोपोगेट करने की बात की गई है। अगर हम इस समिट के सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए एक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो कांटेक्ट में आए, कनेक्ट करे अपनी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, अपनी खुद की बुद्धिस्ट पॉपुलेशन के साथ, एंड इनफैक्ट दी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि आप देखिए इंडिया आज की डेट में अगर आप बात करें तो इंडिया वो कंट्री है जहाँ से बुद्धिज़्म का इमर्ज हुआ है, यहाँ से बुद्धिज़्म ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन वहीं हमारे यहाँ पॉपुलेशन अगर हम देखें बुद्धिज़्म की तो विच इज़ दी लेस देन 1%। अब इंडिया गवर्नमेंट क्या कुछ एफर्ट्स यहाँ पर कर रही है बुद्धिज़्म के लिए? यस, इंडियन गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली बुद्धिज़्म डिप्लोमेसी के लिए काम कर रही है। इंडिया ने बुद्धिज़्म टूरिज्म सर्किट को भी यहाँ पर डेवलप किया है। आपको पता होगा जब हम बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2016। ओके, बुद्धिस्ट सर्किट की अगर हम बात करें तो एक ऐसा रूट है जो फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा है लॉर्ड बुद्धा के। कहाँ से हम शुरुआत कर देते हैं? लुम्बिनी इन नेपाल, इसको भी समझ ही लीजिए साथ में। लुम्बिनी नेपाल जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, थ्रू बिहार इन इंडिया जहाँ पे इनको एनलाइटनमेंट मिला था, टू द सारनाथ एंड दी कुशीनगर इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया जहाँ पे उन्होंने अपनी पहला सेरेमन भी दिया था, और कुशीनगर वेयर ही डाइड ऑल्सो। अब अगर हम इस डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो डेवलपमेंट का पूरा कार्यक्रम है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कार्यक्रम है, जो कि उनकी एक फ्लैगशिप है स्वदेश दर्शन स्कीम, उसके अंदर इसको किया जा रहा है। अब इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में इनका काम किया जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ समथिंग जो आप यहाँ पर याद रखेंगे। अलॉन्ग विद दैट अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करें तो इंडिया एक बहुत अच्छी पोजीशन में है जहाँ पे वो प्ले कर सकता है एक बहुत बड़ा रोल। जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है उनकी जो डिमांड्स हैं या जो एक चेंज है अराउंड दी ग्लोब, उसको चेंज करने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर जब ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था तो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया दैट इंडिया हैज़ नॉट गिवन युद्ध टू द वर्ल्ड बट द बुद्धा। ओके, सो ये बहुत अच्छा एक मैसेज है जो इंडिया ने यहाँ पर देने की कोशिश करी थी जब रशिया और यूक्रेन की यहाँ पर वॉर चल रही थी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट देने का मतलब ये था कि ये एक वॉर का टाइम नहीं है। ओके, दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे सारी कंट्रीज़ को रिस्पॉन्सिबल होके आगे बढ़ना होगा। और इसी वजह से ये जो थीम थी, ये जो बुद्धिस्ट समिट यहाँ पर हुई थी, उसकी जो थीम थी वो थी रिस्पॉन्स टू द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलोसफी टू द प्रेक्स। सो ये एक बहुत अच्छा बुद्धिज़्म डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा प्रमोशन है इस तरीके की जो हमारा रिलीजन है जो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, जो वर्ल्ड में तो पॉपुलर हो गया लेकिन इंडिया में आप देखेंगे ये यहाँ पर लगभग ख़त्म होता जा रहा है। वहीं अगर हम कोल्ड वॉर के पीरियड की बात करें तो चाइना ने इफेक्टिवली यूज़ किया बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी को अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, कॉन्स्टिट्यूट किया, एम्प्लॉय किया अपनी अप्रोच को, लेजिटिमेसी को, कि वो एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स को यहाँ पर डेवलप करने की बात करें। ठीक है, as if we'll talk about that India and China compete to dominate the Buddhist heritage as a tool for soft power. India holds advantage due to its faith origin in this country, तो इंडिया को कहीं ना कहीं इसका यूज़ करना ज़रूरी है। बट when we talk about बुद्धिस्ट साइट्स जैसे बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, इंडिया को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है बुद्धिस्ट टूरिज़्म को यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए। वहीं अगर हम देखें
तो आप थाईलैंड और कंबोडिया में देखिए जहाँ पर इस तरीके के बुद्धिस्ट जो टेम्पल्स हैं वहाँ पर इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, जबकि जो ओरिजिनेशन है बुद्धिज़्म का वो आपके यहाँ पर ही हुआ था। अब इंडिया के जो एफर्ट हैं, जो ये पोजीशन है इटसेल्फ कि वो अपने आप को ग्रेट पावर दिखाए, वो कमिटमेंट दिखाए, अपना कोऑपरेशन दिखाए रादर देन कोअर्शन दी रूटेड इन द डीप हिस्टोरिक एंड द कल्चरल टाई टू द रिलीजन। सो आज के टाइम की अगर हम बात करें तो जो करंट गवर्नमेंट है दे आर गाइडिंग द प्रिंसिपल फॉर द फॉरेन पॉलिसी विच इज़ द पंचामृत पॉलिसी, जिसमें इंक्लूड है संस्कृति एवं सभ्यता, जिसका मतलब है कल्चर एंड सिविलाइजेशन लिंक। दैट मीन्स हम कल्चर और सिविलाइजेशन, अगर आप बात करें दिल्ली समिट की तो उसने 171 फॉरेन डेलीगेट्स है, साउथ कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, ताइवान, अलॉन्ग विद द 150 डेलीगेट्स फ्रॉम द इंडियन बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। इन सब ने इसको यहाँ पर अटेंड किया, बहुत सारे जो बुद्धिस्ट संघ है वो यहाँ पर है, सब ने इसको पार्टिसिपेट किया। सो दिस इज़ अ हाई टाइम वेयर इंडिया कैन प्ले दिस क्रूशियल रोल और बुद्धिज़्म डिप्लोमेसी को वो अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर उसको अप्लाई कर सकता है, ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो रिलेशन है वो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जहाँ जहाँ पर बुद्धिज़्म है, जहाँ पर रिच हिस्ट्री रही है बुद्धिज़्म की, वहाँ पर इंडिया एक इस बहुत अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सके। सो इसमें जो ICCR है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, वो एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है इन बुद्धिस्ट साइट को इंडिया की प्रमोट करने के लिए, और दूसरी जगह की जो बुद्धिज़्म साइट्स हैं या जो लीडर्स हैं अराउंड दी ग्लोब उनको अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, जिसकी वजह से आप एक आइडिया शेयर करेंगे, साथ ही आपके जो रिलेशन है आपकी नेबरिंग कंट्रीज से वो भी बहुत स्ट्रांगली बाहर निकल कर आएंगे। ओके, तो ये था इस आर्टिकल के बारे में। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। चलिए, तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.